हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर, पांड विचार के बारे में। तो बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे शिवम फूल लाया। यहाँ शिवम में श जमा ई जमा चौ जमा ओ जमा मौ जमा ओ 6 ध्वनियाँ हैं। फूल में फ जमा ऊ जमा लो जमा ओ 4 ध्वनियाँ हैं। लाया में लो जमा आ जमा यो जमा आ 4 ध्वनियाँ हैं। तो मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, तो वर्णों की एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह, क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ड ढ भी है इसमें, त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श। उसके बाद है श स ह श श ज्ञ श और ञ। अब वर्णों के भेद पर आएंगे तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ ये 11 स्वर हैं। इन स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। अतः जिन ध्वनियों यानी वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, स्वर कहलाती है। अब जानेंगे हम स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 है। अ ई उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। फिर है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अ ई उ ए आई ओ औ। फिर आते हैं प्लुप्त स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरों का मुख्य उच्चारण मंत्रों के जाप अथवा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। लिखते समय स्वरों के बाद 3 का चिन्ह लगाकर इसे प्रकट किया जाता है, जैसे ओम, मा आदि। तो चलिए बच्चों, स्वरों की मात्राएं जान लें। तो स्वरों का स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग किया जाता है और व्यंजनों के साथ भी। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका रूप बदल जाता है। सभी स्वरों की मात्राएं तालिका में दी गई है और स्वर की मात्रा नहीं होती। और की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। छोटी की मात्रा आगे से आती है, बड़े की मात्रा पीछे से आती है। ऊ की मात्रा नीचे की तरफ आती है, बड़े ऊ की मात्रा भी नीचे की तरफ आती है। री की मात्रा अर्धवृत्त की तरह नीचे की ओर आती है। ए की मात्रा शिरो रेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में लगती है। ऐ की मात्रा शिरो रेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में लगती है। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरो रेखा के ऊपर 1 मात्रा के रूप में लगती है। ऐसे औ की मात्रा डंडा और शिरो रेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में लगती है। फिर आते हैं बच्चों व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। आगे व्यंजन है य र ल व श श स ह, ये सभी 33 व्यंजन हैं। चलिए व्यंजन के भेद समझ लेते हैं आप। तो व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन जिन्हें बोलते हुए कंठ से निकली हुई वायु मुख के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कंठ में उच्चारण स्थान है कंठ, क वर्ग में क ख ग घ ञ, ये सारे व्यंजन इसमें आते हैं। तालु से च वर्ग के आते हैं च छ ज झ ञ। मूर्धा से ट वर्ग के आते हैं ट ठ ड ढ ण और ड ढ। दंत से त वर्ग के आते हैं सभी व्यंजन त थ द ध न। और ओष्ठ से प वर्ग के आते हैं प फ ब भ म।
फिर अंतस्थ व्यंजन है बच्चों, जिन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग को छूती तो है, परंतु रुकावट बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं व्यंजन, य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु तीव्र गति से मुंह के किसी भाग से रगड़ खाती हुई निकलती है। रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। अब उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जान लेते हैं। तो उच्चारण तालिका स्थान की तालिका है, जैसे श्रेणी कंठ है, इसमें ओ, आ, क, ख, ग, ण आते हैं। उच्चारण स्थान है कंठ और जीभ का निचला भाग। तालव्य है इ, च, छ, ज, झ, य, य, श, ये वर्ण इसमें आते हैं। तालु और जीभ इनका उच्चारण स्थान है। फिर मूर्धन्य है, इसमें री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, थ आते हैं। मूर्धा और जीभ इसका उच्चारण स्थान है। दंत्य में त, थ, द, ध, न, ल, स आते हैं। दांत और जीभ इनका उच्चारण स्थान है। ओष्ठ्य में उ, प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं। ऊपर नीचे के होंठ इनका उच्चारण स्थान है। नासिका में य, अ, म, ण, म और अंग और अनुस्वार आते हैं। नाक इनका उच्चारण स्थान है। कंठ तालवे में ए, आई आते हैं। कंठ और तालु इनका उच्चारण स्थान है। कंठोष्ठ्य में ओ, औ आते हैं वर्ण, और कंठ और ऊंट इनका उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ्य में वो और फो आते हैं, और दांत और होंठ इनका उच्चारण स्थान है। फिर आते हैं बच्चों अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में अंग, अंग, अह वर्ण अयोगवाह है। इन वर्णों का प्रयोग स्वरों के समान ही व्यंजन के साथ किया जाता है। ये ना तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण स्वर के उपरांत किया जाता है तथा इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कंगन, पतंग, चंदन, पंखा, गंगा आदि। ये सभी इनके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा समान रूप से बाहर निकलती है। इस चिन्ह को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे मांग, आंख, दांत, बांसुरी, चांदनी आदि। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग को स्वर और व्यंजन के अंत में प्रयुक्त किया जाता है तथा संस्कृत के मूल शब्दों में इसका प्रयोग होता है। इसका उच्चारण लगभग ह के समान ही किया जाता है, किंतु स्पष्ट रूप से ह का उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः, मूलतः, स्वतः आदि। आगत ध्वनियां। तो बच्चों आगत ध्वनियां अर्थात अर्धचंद्र, इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, हॉल, जहन, जहन आदि। ये शब्द मूल रूप से अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, जापानी आदि भाषाओं से अपनाए गए हैं। आ, ज, फ आदि आगत ध्वनियां कहलाती है। इसमें आ आगत स्वर है एवं इसका चिन्ह अर्धचंद्र होता है ऊपर, और ज और फ आगत व्यंजन है। ज तथा फ ध्वनि भी कई कई शब्दों में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे जरा का अर्थ है बुढ़ापा और जरा का अर्थ है थोड़ा। फन यानी गुण और फन यानी कि सांप का सिर। नुक्ता। तो बच्चों आगत व्यंजनों का उच्चारण सामान्यतः हिंदी भाषा में जो और फो के समान किया जाता है। जब कभी इन व्यंजनों का घाल मेल विदेशी भाषाओं से होता है तो उन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन वर्णों के नीचे बाईं और बिंदी लगा दी जाती है। इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। जैसे हिंदी शब्द राज, राज्य और राज का अर्थ है रहस्य, विदेशी शब्द है। जरा वृद्धावस्था को कहते हैं, हिंदी शब्द है। और जरा जिसमें नुक्ता आ गया इसको इसका अर्थ कम होता है, ये विदेशी शब्द है। अब रॉ के विभिन्न रूप जानेंगे। तो रॉ के विभिन्न रूप 3 तरह के होते हैं, पदेन, रेफ और 2 तिरछी रेखाओं के रूप में। तो वर्णों के साथ प्रयोग के आधार पर इनकी रूपरेखा परिवर्तित होती रहती है। रॉ का प्रयोग जब किसी व्यंजन के साथ किया जाता है तब वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के ऊपर लगाकर व्यंजन से पूर्व अपनी ध्वनि देता है, जैसे सर्व, पर्व, तुर्क, अर्क शब्द, इसमें रेफ के रूप में रॉ की मात्रा है। स्वर रहित रॉ का प्रयोग जब उससे पूर्व प्रतिध्वनित होने वाले व्यंजन के साथ किया जाता है तब यह वर्ण के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है, जैसे प्रथम, प्रवेश, प्रश्न, भ्रम, भ्रमण, भूण, ग्रामीण, ग्रास, ग्राह्य, ताम्र, आम्रपाली, नम्र आदि इन सभी शब्दों में पदेन के रूप में रॉ का प्रयोग है। स्वर रहित वर्ण ट, ठ, ड, ढ अर्थात जो नीचे से घुमाव की तरह होते हैं वर्ण, उनके साथ संयोग करने पर रॉ का रूप 2 तिरछी रेखा के रूप में समान में हो जाता है। इसका प्रयोग उपरोक्त वर्णों के निचले भाग में किया जाता है, जैसे ट्राम, ट्रेन, ड्रैगन, ड्राम आदि।
इन प्रयोगों के अतिरिक्त रॉ का प्रयोग श के साथ होने पर इसका रूप श हो जाता है। जैसे श जमा रॉ जमा औ श, शब्द बनेंगे आश्रम, आश्रय आदि। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो बच्चों, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 8 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श घर्षण व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्प्रेक्ष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन है, इन स्वरों के उच्चारण में एक उच्चारण अथवा दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म आदि, ये सारे स्पर्शी व्यंजन हैं। स्पर्शी घर्षी व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अंश भाग व तालु के मध्य स्पर्श एवं संघर्ष दोनों ही होते हैं और ध्वनि इन दोनों के साथ स्पर्श करती हुई और रगड़ खाती हुई निकलती है, जैसे च छ ज झ आदि। नासिकीय व्यंजन, इन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नाक द्वारा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है, जैसे म न ण य आदि। फिर आते हैं पार्श्विक व्यंजन। इस व्यंजन के उच्चारण में जीवा का अंश भाग मसूड़ों को छूता है, किंतु दोनों के बगल का भाग अथवा एक की बगल का भाग खुला रहता है, इसी से वायु बाहर निकलती है। लौ अकेला पार्श्विक व्यंजन है। फिर है प्रकंपित व्यंजन। इस व्यंजन के उच्चारण में जीवा की नोक मसूड़े के समीप अंदर से आते प्रवाह के कारण कई बार कंपित काप हो जाती है। रौ प्रकंपित व्यंजन है। उत्प्रेक्ष व्यंजन, ड ढ उत्प्रेक्ष व्यंजन है। इसके उच्चारण में जीवा की नोक को तालु से सटाकर एक झटके से नीचे की ओर फेंक दिया जाता है। फिर संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु किन्हीं दो उच्चारण स्थानों से रगड़ खाती हुई निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे श श स ह ख फ ज आदि। अर्ध स्वर व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण अथवा एक दूसरे के पास आ जाते हैं परंतु एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर पाते, उन्हें अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं, जैसे य और वो आदि। चलिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन जान लेते हैं। जब दो भिन्न व्यंजन ध्वनियों को एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, जैसे बच्चा, मक्खी, मच्छर, कच्छा, टक्कर, कच्चा आदि। संयुक्त व्यंजन बनाने की 2 विधियां हैं। पहला, दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने संयुक्ताक्षर, जैसे क और श से श बनता है। शब्द है रक्षा, भिक्षा। त और रौ से त्र बनता है, मित्र और पत्र। ज और यो से ज्ञो बनता है, ज्ञानी और विज्ञान। श और रौ से श्रव बनता है, श्रवण और परिश्रम। और दो भिन्न व्यंजनों से निर्मित संयुक्त व्यंजन, जैसे क और त से बना भक्त, रक्त। ज और यो से बना राज्य और पूज्य। ऐसे ही व और रौ से बना व्रत और तीव्र। ऐसे ही ग और यो से बना भाग्य और योग्य शब्द। द्वित्व व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण दो स्वरूप व्यंजनों के संयोग से होता है, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे टक्कर, चक्कर, चक्की। इसमें 2 क प्रयोग हुए हैं। बच्चा, कच्चा, सच्चा, इसमें 2 चौ का प्रयोग हुआ है। पत्ता, भत्ता, गत्ता में 2 तो आए हैं। लड्डू, गुड्डी, गुड्डी में 2 डौ आए हैं। चप्पल, थप्पड़, टप्पा में 2 पौ आए हैं। रस्सी, लस्सी, दुस्साहस में 2 सौ आए हैं। खिन्न, भिन्न, सन में 2 नौ आए हैं। तो ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। तो चलिए बच्चों, मुख्य बिंदु जान लेते हैं। इस अध्याय में क्या पढ़ा हमने पढ़ा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, स्पर्शी, घर्षी, नासिकीय, पार्श्विकीय, प्रकंपित, उत्क्षिप्त, संघर्षी और अर्ध स्वर। अध्याय समाप्ति के बाद अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, और अनुनासिक भी इसमें आते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। अब हम लिखित प्रश्न लेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है। आ, ओ, उ, ओ। तो अ दीर्घ नहीं है। निम्न में अनुनासिक है अ, अंग, अतः, आ। अनुनासिक है यहाँ पर ओ, दूसरा वाला विकल्प सही है। निम्न में ऊष्म व्यंजन है य, र, प, न, श। तो दूसरा वाला विकल्प सही है, श।
दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक, अनुस्वार तथा विसर्ग शब्दों को अलग करके उनके सामने उनके नाम लिखिए। अतः विसर्ग है, हंस में अनुस्वार है, आंख में अनुनासिक, हस में अनुनासिक है, स्वतः में विसर्ग, वंश में अनुस्वार है, चंदा में अनुस्वार, संत में अनुस्वार और समूह में विसर्ग है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के दो दो शब्द लिखिए, उनका संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, श से क्षत्रिय, त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। अब इनका संधि विच्छेद आप स्वयं कीजिएगा। र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। धर्म में म के ऊपर र आएगा, खर्च में र के ऊपर आएगा, क्रिया में क में आएगा पदेन के रूप में, ड्रम में दो तिरछी रेखा के रूप में आएगा, दीर्घ में घ के ऊपर आएगा, सिर्फ में फ के ऊपर आएगा, वर्ण में अण के ऊपर आएगा, राष्ट्र में दिया ही हुआ है प्रसिद्ध में प में आएगा तिरछी रेखा के रूप में पदेन के रूप में, दर्शक में श के ऊपर रेफ के रूप में आएगा। चलिए गतिविधि करते हैं अब। तो व्याकरण को समझना और समझाना दोनों ही भाषा ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को स्वर और व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक के मध्य अंतर समझाएं। प्रतिदिन समाचार पत्र अथवा टीवी पर आए कार्यक्रम से कोई भी 5 कठिन शब्द तथा उनका अर्थ शब्दकोश अन्य की सहायता से अपने कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।